प्रधान जी, एक चीज़ हम और देखते हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र है पूरा दो पार्ट में विभाजित है। एक अपना मंडी आ गया बरोट वाला, एक हमारा छोटा बंगाल आ गया कांगड़ा। राइट। लेकिन हम दोनों क्षेत्र को देखते हैं तो अगर हम छोटा बंगाल की बात करें तो एक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से तो हमें यहाँ थोड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखती है। जैसे मिनी सेक्रेटरीट हो गया, पुलिस चौकी का आना, या फिर सब्जी मंडी है, फिर और बहुत सारी चीज़ें, रोडों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ छोटा बंगाल में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम बरोट को देखते हैं, पूरा चौहार घाटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव दिखता है। तो आपके नज़रिए में क्या कमी है ऐसी, या क्या दिक्कत रही होगी कि उस अचीवमेंट, उस गोल तक नहीं पहुँच पाए? मैं इसका आपको एक सीधा सा उत्तर देता हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमारी चौहार घाटी की बात करी, जो हमारी पब्लिक है, दे ऑल आर नॉट यूनाइटेड। वो एकता की बहुत कमी है इसमें। मैं सीधा मूल मंत्र में जाऊं, बिना कोई ऐसे घुमा फिरा के उत्तर देने से सीधा ही। अच्छा, मैं ये खुद महसूस करता हूं कि जो हमारी चौहार घाटी की जो जनता है, वो एकता की बहुत कमी है, यूनिटी की बहुत कमी है, और अवेयर कम है, जागरूक नहीं है। दो चीजें हैं। और अगर इस वैली की बात करूं, मैं अपना छोटा बंगाल वैली की बात करूं, पीपल आर यूनाइटेड, लोगों में एकता है और जागरूकता है। अगर जिस दिन चौहार घाटी में यूनिटी और अवेयरनेस, एकता और आपकी जागरूकता आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली भी वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चौहार घाटी भी छोटा बंगाल को विकास के लिए टक्कर देगी। मैं आपको सीधा सा उदाहरण, मतलब सीधा, इसमें हम किसी को वो नहीं देना चाहते, दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब जनता जागेगी, लोग जागेंगे। अब सरकारें किसके लिए? सरकारें जनता के लिए ना। जनता के लिए, पब्लिक के लिए। हाँ, पॉलिटिशियन किसके लिए? जनता के लिए। लोकतंत्र में अल्टीमेटली अगर कोई आम आदमी से उठकर कोई मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, वो भी तो लोगों के वोट से बन रहा है ना। बिना वोट से तो कुछ नहीं हो। डेमोक्रेसी में ये है ना, लोकतंत्र में ये चीजें है, जनता जिसको जितवाएगी वही बनेगा। तो अगर जब तक जनता नहीं जागेगी, इकट्ठा नहीं करेगी, तो इकट्ठा नहीं होगी, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। जी, एक पक्ष प्रधान जी और है, कुछ लोगों का मत है कि जो हमारा ये छोटा बंगाल है, छोटा बंगाल से अपना गठासनी से ऊपर एक ही हम इसको विधानसभा बना दें, और सेंटर पॉइंट बन जाए हमारा मुल्तान या बरोट। राइट। तो एक पक्ष, जो कुछ एक लोगों का मत है कि होना चाहिए, और कुछ एक लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसा चल रहा है वो सही है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि होना चाहिए या? मेरा अपना मानना है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर अब देखो, कल्चर भी हमारा सेम है ना, कल्चर हमारा सेम है, और सारी चीज़ें, रिश्तेदारी भी सारी इधर उधर, वहाँ के लोग यहाँ हैं, यहाँ के लोग वहाँ हैं। अब आप छोटा बंगाल की बात करो तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? धर्मशाला जाना पड़ता है। धर्मशाला कहाँ से कहाँ घूम के 4-5 घंटे का, 3-4 घंटे का पूरा रास्ता तय कर देना। अगर जब हमारा सारा इकट्ठे होगा, या तो हमें धर्मशाला में डाल दो, या आपको मंडी में भेज दो, और एक लीडरशिप भी मिलेगी। हाँ, यस, लीडरशिप मिलेगी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हमारे एरिया में। यस, जब हमारे एरिया में अगर कोई लीडरशिप मिलेगी, तो अल्टीमेटली है हमारा छोटा बंगाल और चौहार घाटी, आपको पता है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो जब हमारे क्षेत्र में कोई लीडरशिप मिलेगी, तो अल्टीमेटली विकास के दरवाजे खुलेंगे, और जब विकास डेवलपमेंट होगी, तो डेफिनेटली हमारा इलाका, आपको पता है, ग्रो अप करेगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, होनी चाहिए और हो सकती है। अब प्रधान जी, हम आते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया जी, टूरिज्म, पर्यटन। हम देख रहे हैं कुछ सालों से पर्यटन हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, और पंचायत की तरफ से भी हमने देखा कि कई बार होती है, उसमें भी वो भी अपना सहयोग देते हैं। तो पर्यटन को अगर हम उसको कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू मतलब कि एक सस्टेनेबल पर्यटन, कि वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन तक भी चलता रहे, तो उसमें क्या आप सोचते हैं कि उसको हम, पंचायत क्या उस बारे में कुछ विचार करती है, या आपका अपना पर्सनल मत होगा कि हम पर्यटन को बिल्कुल आगे तक, लंबे टाइम तक कैसे चला सकें? अगर मैं इसकी बात करूं,
जैसे हमारे जितने यहाँ पर बरोट में होम स्टे हैं, जी कैंप साइट हो गया, गेस्ट हाउसेज हो गए, होटल्स हो गए, जो भी हो गए, सबसे पहले एक तो यहाँ पर जितने होटलियर्स की एसोसिएशन का बनना बहुत ज़रूरी है। जी चाहे आपका छोटा बंगाल के कांगड़ा के मुल्तान एरिया है, चाहे आपके बरोट के हैं। इससे बनने से क्या होगा, जब एक एसोसिएशन हमारी बनेगी तो उस एसोसिएशन का ही पर्टिकुलर ये काम होगा कि हमने इस एरिया को कैसे डेवलप करना है, टूरिज्म पर्सपेक्टिव। यस, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से किस तरह से कोई अगर हमारा टूरिस्ट आता है, सपोज करो कोई टूरिस्ट दिल्ली से बरोट आ रहा है, जी बरोट आ रहा है, होता क्या है यूजली, अब जैसे किसी होटल्स में रुका, रात को रुके, जी वो क्या करते हैं, दिन को अपना यहाँ छोटा मोटा घूम के चले जाते हैं। तो अब ये जो एसोसिएशन है, चाहे जो हमारी जो संस्था है, चाहे एसोसिएशन है, चाहे कोई हमारी कमेटी टाइप हो, उनका काम बनता है इस चीज को, एरिया को एक्सप्लोर करना। और साथ ही साथ पंचायत का भी काम बनता है, हमारे हर एक व्यक्ति का काम बनता है, चाहे टूरिज्म के साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, चाहे हमारे टैक्सी वाले भाई हो, चाहे हमारे रेड़ी फड़ी वाले हैं, चाहे गोलगप्पे वाले हो, चाहे ढाबा हो, होटल्स हो, कोई भी, तो सबका काम बनता है सबसे पहले एक तो हमारे जो टूरिस्ट है उनको एक अच्छी सी फीलिंग देना, गेस्ट की, अतिथि देवो भव की फीलिंग देना। जब हम एक अच्छे से हम उनसे वार्तालाप करें, बट यूजुअली ऐसे हमारे लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, व्यवहार अच्छा ही करते हैं यूजुअली, मैं इस चीज़ के ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक मतलब उनको लगना, एक अपनापन लगना चाहिए। जो कोई बाहर से आ रहा है तो फिर हम लोगों का ये काम है कि जो हमारे चाहे छोटा बंगाल की बात करो, चाहे बरोट की बात करें, तो इसमें कई ऐसे हमारे हिडन प्लेसेस है, कई ऐसे ट्रैक है आपका, चाहे हमारा यहाँ बरोट से आपका कथियाड़ो के लिए बोल दो, हेडियर के लिए बोल दो, आपका बरोट राजगुंदा से अपना घड़सा से होते हो पीछे पलाचक के लिए बोल दो, और भी डेनासर है, ऐसे ऐसे जो ट्रैक से लोहाडी हो गया आपका, ऐसे ऐसे। अब रूलिंग है हमारा, जो हाईएस्ट पुलिंग होते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी, रूलिंग के ऊपर भी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन है, वो लपास वाटरफॉल हो गया, कोठीकोड वाला वाटरफॉल हो गया। तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है ताकि हमारा जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, जो एक दिन के लिए नहीं आया टूरिस्ट, यहाँ कम से कम 4-5 दिन पर स्टे करे, टूरिस्ट हमारे यहाँ पर स्टे करे। हमें टूरिस्ट अपना टूरिज्म को इस तरह से डेवलप करना है, ये हमारा पिकनिक स्पॉट नहीं बनना चाहिए। वे आए खाया पिया और बैक टू होम, ये नहीं होना चाहिए। इनको ऐसा लगना चाहिए यार बरोट में आए, बरोट से आगे हमने कहाँ जाना है, एक दिन हमने ट्रॉली लाइन जाना है, एक दिन हमने हेडियर गया, एक दिन पलाचक चले गए, लपास वाटरफॉल चले गए, कुछ ऐसे ऐसे हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जो हमारा पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस है बरोट में है। अब आपको पता है इसमें ना तो किसी भी तरह का पत्थर यूज हुआ है, ना तो सीमेंट यूज हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, लॉग, बड़े बड़े लकड़, बड़े बड़े पेड़े, उनको इंटरलॉक करके उसको बनाया गया है। उसकी हाइट्स देखो, राजों की फीलिंग है, इसको तो बोलते ही है राजा की कोठी, पहले के टाइम। ये तो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस तो अब बोलते हैं, इसकी जगह का ही नाम है राजा की कोठी। इसको भी हम लोगों को दिखा सकते हैं, एक छोटी सी है ना। ऐसी ऐसी चीजें हमें मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगी ताकि हमारा एक दिन का जो टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, एक दिन ही कम से कम 4-5 दिन यहाँ पर रुके। और साथ ही साथ अब क्या हो रहा है, डे बाय डे टूरिस्ट आ रहा है जी, तो क्या हो रहा है आपको पता है, जहाँ जहाँ टूरिस्ट आएगा वहाँ वहाँ गंदगी तो बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मतलब इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी हमारे लोगों से सभी से निवेदन ये रहेगा कि हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भी कैसे हमने इसका कूड़े का निपटारा करना है, जैसे हमने पंचायत में भी सेग्रीगेशन शेड वगैरह बना के रखे हुए हैं जी, ताकि इसमें हमारा जैसे कोई ड्राई वेस्ट है, अपना सॉलिड वेस्ट है, वेट वेस्ट है, जो भी है उसको आप अपना अलग अलग करके उसको किस तरह से उसका पंचायत में आप दे सकते हैं। चाहे प्लास्टिक को लोकेशन बरोट में पंचायत में सेग्रीगेशन शेड है, उसको फिर हम वहाँ से कलेक्ट करके जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल जो यूनिट हमारी जो पद्धर में बनी है हम वहाँ ले जाते हैं, उसका रिसाइकलिंग होता है। बट ये सबसे ज़रूरी हमें साफ सुथरा रखना बरोट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल अगर अच्छा रहेगा तो पर्यटन बढ़ेगा। और संतोष जी बात ऐसी है, और साफ सफाई तभी हो सकती है क्योंकि अकेली पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती है। साफ सफाई का तो सपोर्ट चाहिए। साफ सफाई हमारी तभी हो सकती है जब हम शुरुआत अपने घर से करें।
अब जैसे मैं हूँ पंचायत, अभी वर्तमान में पंचायत का मैं प्रधान हूँ, तो मेरा काम बनता है मैं अपने घर से शुरुआत करूँ जी। मेरा कोई वार्ड मेंबर्स है, उसका काम बनता है वो अपने घर से शुरुआत करे, खुद कूड़ा करकट ना फैलाए, अपने बच्चों को गंदगी ना करना दे। कोई कूड़ा है आप उसको जहाँ पर डस्टबिन में डालिए, आपका जैसे हमने आपको बताया कि जो ड्राई है उसको पंचायत में दीजिए। जब तक हर एक व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी तब तक भरोट और छोटा बंगाल साफ सुथरा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, हमने प्रशासन से भी निवेदन किया हुआ है, हमें कोई एक डंपिंग साइट दी जाए और साथ ही साथ वहाँ पर छोटा सा एक रिसाइकलिंग की मशीनरी हम सेटअप करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, जैसे ही प्रशासन से हमें कोई हरी झंडी मिलती है, इसका बजट का कोई प्रावधान होता है, तो वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन भी करी जा सकती है। डोर टू डोर कलेक्शन करके वहाँ अपना रिसाइकिल करके तब होगा, नहीं तो लोग भी परेशान है, यार हमने ये कूड़ा डाला तो डाला, हमने कहाँ डालना, ऑप्शन ही नहीं है। अब बोलते हैं हम चलो डंपिंग पिट बना लो, अब एक पिट बना देंगे, भर जाएगा, फिर कितने पिट खोदेंगे आप, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, कितने पिट खोदेंगे ना आप। हम एक लार्ज स्केल में जैसे हमारा और जगह बड़ी बड़ी जगह में होता है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट डालते हुए और इसको अपने आप को अवेयर करते हुए, तभी बरोट घाटी हमारी ये साफ सुथरी रह सकती है। और टूरिस्ट भी आप तभी तक यहाँ आएगा जब तक ये साफ सुथरी रहेगी। जिस दिन यहाँ पर गंद फैलना चालू हो जाएगा, टूरिस्ट भी। कुछ लोगों का ये मत था कि प्रधान जी को बोलना कि जो अपना एक ट्रैक हम डेवलप कर सकते हैं, खासकर कौन से वाला, जो जलान से होते हुए, जंगल से होते हुए जो मंदिर बना देवता परशागोड़ जी का ऊपर बरोट गांव में, वहाँ तक आता है। उस रास्ते का थोड़ा आधुनिकरण होना चाहिए कि थोड़ा खुला हो और सीनियर सिटीजन भी जा सकें, बच्चे भी जा सकें, क्योंकि वो ट्रैक बहुत सुंदर है और हर कोई एज का उस ट्रैक को कर सकता है। जलान होके, जंगल होके, परशागोड़ देवता जी के मंदिर के दर्शन करके फिर सीधा नीचे अपने पुल के पास बरोट में। चलो, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अभी हमारा जो शेल्फ अप्रूव होता है इसके लिए हम मतलब बजट का प्रावधान करेंगे और इसका मतलब इसको अच्छे तरीके से इसका चौड़ा भी करेंगे रास्ते को, और जहाँ कई जगह अगर सोलिंग करना पड़े पाथ की तो उसकी सोलिंग भी करेंगे। और आपके माध्यम से हमें मतलब आज ये ध्यान में आया कि भी ये चीज़ लोगों की जो डिमांड है या होनी चाहिए, इसको डेफिनेटली इसको करेंगे। और इसको यहाँ से आपके पॉडकास्ट खत्म होने के बाद से ही मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ये कर देंगे। प्रधान जी, एक चीज़ और, पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन में पंचायत लेवल पे पहले हमने इतने काम नहीं देखे थे। अब अगर हम 0 पॉइंट लोकेशन की बात करें, वो एक उभरती हुई एक ऐसी लोकेशन बन रही है बरोट में जहाँ पे लोगों को, टूरिस्ट को बहुत अच्छा फील होता है, चाहे उसका क्लाइमेट हो, चाहे रिवर हो, चाहे एरिया हो। एक पार्क बना है वहाँ पे, पंचवटी पार्क, तो वो आइडिया कहाँ से आया? अगर मैं पंचवटी पार्क की बात करूँ, मैं पंचवटी पार्क से पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ उसमें। आप भी यहाँ के लोकल हैं और आपका घर तो ऐसी जगह है जहाँ से आपको वो लोकेशन आराम से दिखती है। आपने पहले देखा होगा यूजुअली होता क्या था, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमारे गांधी जयंती का जो ठंडी गोलाई जो पार्क है, उस जहाँ पर पार्क है उस जगह का नाम है ठंडी गोलाई। ठंडी गोलाई में क्या होता क्या था है बेबी, 2 अक्टूबर में हर साल गांधी जयंती का मेला होता है। तो मेले में पहले दुकानें लगती थी ऊपर वाले ग्राउंड में लगती थी दुकानें, जो ऊपर का ग्राउंड है स्टेडियम के सामने साथ ही। बट हमने क्या किया, उसके नीचे था पूरा का पूरा खड्ड, दरिया था, जो बाद में यस दरिया, आप समझ गए मेरी बात। दरिया था, पूरे पत्थर थे। उसके लिए हमने बजट का प्रावधान किया, हमने उसको पूरे के पूरे पत्थर के ग्राउंड को हमने, पत्थर था, उसको मशीनरी लगा के ब्लास्टिंग करके उसको पूरा का पूरा प्लेन किया। और साथ ही साथ प्लेन तो किया, उसके साथ हमने बैठने की स्टेयर्स भी वहाँ पर निर्माण किए, जो सीढ़ियाँ हमने बनाई, और वहाँ पर प्रोटेक्शन वाले भी लगाई साथ में। और आज आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो दुकानें, सारी की सारी दुकानें मेले की नीचे वाले ग्राउंड में लगती है, नीचे वाले ग्राउंड में लगती है। इससे क्या हुआ, इससे लोगों को घूमने फिरने में सुविधा हुई है। और दुकान, सॉरी मैं आपकी इंटरप्शन कर रहा हूँ, पर एक प्रधान जी, एक आइडिया वहाँ पे और भी है कि जो एरिया आपने डेवलप किया वहाँ का जो साइड वाला, वहाँ पे तो रिवर फ्रंट भी बन सकता है। बस मैं नेक्स्ट आपकी इसी बात पर आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट। उसके बाद हमने उसको बनाया तो आज सारी की सारी दुकानें नीचे लगती है, तो मेला शिफ्ट हो गया। यस, मेला शिफ्ट हुआ, खुला हो गया, और वो जगह
यस यूटिलाइज होगी। और उसके बाद मेरे को दिमाग में आया यार क्यों ना यहाँ पर एक पंचवटी पार्क बनाया जाए। यूजुअली जब जयराम जी चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम ये स्कीम आई थी। अच्छा। तो फिर हमारे मैडम थे, बीडीओ मैडम हमारे, मैडम विद्या जी, मैडम विद्या ठाकुर जी फ्रॉम कुल्लू, उनसे हमने इसकी सैंक्शन ली और उसके बाद हमने इसका पार्क का निर्माण किया। और आज हमें खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं, पार्क में खेलते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं वहाँ पर बैठते हैं, वॉकिंग करते हैं और कई अपने पर्यटक भी आते हैं वहाँ पर, अपने बच्चे आते हैं, आपने देखे होंगे सारे। तो और साथ ही साथ उस एरिया को फिर हमने क्या किया, उसको उसके नीचे जैसे एक हमने अमृत सरोवर भी बनाया है, छोटा सा आपने तालाब देखा होगा, अमृत सरोवर भी बनाया है। हाँ, उसको भी वहाँ पर वोटिंग चालू कर सकते हैं। और जो उसके साथ ही रोड था आपका ऊपर, जो रोड की बात करें, रोड में कितने कैसे हालत है आपको, तो आप तो रूबरू उस रोड, सीधान गाड़ी तो मुश्किल था। अब आज की डेट में वहाँ पर सोलिंग करी है, कंक्रीटिंग हुई है, इवन और तो और 80 mm का हमने पेवर्स भी वहाँ पर लगाया है और उसको पूर्ण रूप से उसको कंक्रीट किया जाएगा। मैंने 2 अक्टूबर के मेले की ओपनिंग में बोला था उस एरिया को हम बरोट घाटी का माल रोड बनाएंगे और आज भी हम ऐसा प्रपोजल तैयार करके जाएंगे। जब हमारा कार्यकाल खत्म होगा उससे पहले हम ऐसा प्रपोजल तैयार करके जाएंगे ताकि वो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था पूरा का पूरा सच में वो बरोट वैली का मॉल रोड बने। और साथ ही साथ जैसे आपने हमें सुझाव दिया जो नीचे वाला एरिया को और डेवलप करेंगे, जैसे आपने सराज में देखा होगा मनरेगा पार्क, जी बहुत सुंदर बना है, सेम हम वहाँ पर उस चीज को वहाँ पर बनाने की सोच रही है। ये हमारा एक प्लान है, बाकी तो चलो भविष्य की बातें हैं। नहीं, आइडिया तो आपके अच्छे हैं, मेरी ये आइडिया होना चाहिए कि वो एक ये चीज। और दूसरा एक और मेरा अपना जो व्यक्तिगत आइडिया है, जैसे हमारा बरोट पंचायत है, अब यहाँ पर आपको पता है टूरिस्ट आता है, काफी टूरिस्ट आता है, तो बरोट पंचायत के अपने हमारे 2 रूम सेट तैयार है। अच्छा, जो हम टूरिस्टों को देंगे। हाँ जी, एक जो हमारा जेन्युइन सा जो रेट होगा वो होगा और साथ ही साथ उसका जितना भी पैसा इकट्ठा होगा पंचायत का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जो साथ में जो बिल्डिंग हमारी बन रही है वहाँ पर भी आने वाले समय में 4 सेट और बनाए जाएंगे। टोटल पंचायत के 6 सेट बन जाएंगे एज ए गेस्ट हाउस ऑफ बरोट पंचायत। और टूरिस्ट भी लोकल भी लोकल भी यूज कर सकते हैं। लोकल के लिए रेट का दायरा उस हिसाब से होगा, टूरिस्टों को उस हिसाब से होगा। और वो दिन दूर नहीं है, अगर इस प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से किया जाए तो बरोट पंचायत संतोष जी द्रंग ब्लॉक की अपने आप में एक बहुत रिच पंचायत बन सकती है और इसका रेवेन्यू लाखों में हो सकता है। प्रधान जी, पंचायत की हम बात करें, टीसीपी एक्ट लगा आपके शासनकाल में, लगने से पहले आपको जानकारी थी इस बारे में? हमें कोई जानकारी नहीं थी, ओनली एक नोटिफिकेशन से कोई जानकारी थी। ये आई थिंक 26 दिसंबर 2023 को शायद इसकी नोटिफिकेशन हुई है। 26 दिसंबर 2023 को इसकी हमने तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़ी भी। बरोट का जो एरिया है, बरोट में भी कुछ 5 मोहल है। 5 मोहल की बात करूं मैं, एक है हमारा बरोट मोहल, एक है थुज्जी और एक आ गया अपना ड्रांगन मोहल और साथ की लगती हुई पंचायत एक लपास मोहल और बोचिंग मोहल। इसमें 5 मोहल्लों में टीसीपी के अंतर्गत जो साडा है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट एरिया कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, टीसीपी के अंतर्गत आता है ये एक्ट। हाँ जी, ये लगा हुआ है। तो हमें नोटिफिकेशन आई है और ये कोर्ट के माध्यम से ये ऑर्डर हुए हैं इसका। तो फिर एक्चुअली में कुछ कोई लेडी थी, उन्होंने कुछ केस किया था शायद कोर्ट में। अच्छा, ऐसा जो मैंने हाई कोर्ट में, उसमें ऐसा था कि जो भी एरिया मतलब आपका टूरिज्म की तरफ से मतलब डेवलपमेंट हो रहा है जी, उसको मतलब अंडर टीसीपी के हिसाब से उस एरिया को डेवलप किया जाए। तो आपको पता है बरोट तो आप कैसे समझते हैं कि ये सही है या गलत है? अगर मैं बात करूं टीसीपी की जो बात है तो अच्छा, ऐसा नहीं है तो अच्छा। बट हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या है, जो हमारी जो लैंड है, जो हमारी ज़मीनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारी ज़मीनें बंटी हुई है, ये ज़मीनें बंटी हुई है हमारे यहाँ पर थड़ू बांड में आपको समझाऊं, अगर सपोज करो हमारा कोई हॉल है 40 बाई 20 का हमारा हॉल है, मान लो 40 फुट लंबा है, 20 फुट चौड़ा है, तो उसी हॉल के हमारे कोई 3-3, 4-4 बंदे उसके हिस्सेदार हैं। तो अब टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में जो साडा में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है, कंडीशन। हाँ जी, जो घर बनाते हैं उसमें कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें उसको सेटबैक एरिया बोलते हैं।
जो इनकी जो टेक्निकल जो वर्ड है उसको सेटबैक एरिया बोलते हैं, जो टीसीपी का है। इसमें होता क्या है, जो राइट साइड 1.5 मीटर छोड़ना पड़ता है, लेफ्ट साइड 1.5 मीटर छोड़ना पड़ता है, और बैक भी 1.5 मीटर, और फ्रंट में 2 मीटर जगह छोड़ना पड़ती है। इसके अंदर ही हमें सारा का सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसका मैप हो, यस, आपको बताना प्रॉपर उसकी ड्राइंग बनेगी, पूरा नक्शा, हाँ, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनेगा, और उसकी बकायदा उसकी परमिशन, उसके ऊपर मैं आऊंगा आगे, उसके ऊपर आऊंगा मैं आगे। तो इसमें क्या हो रहा है, लोगों को, आपको पता है लोगों की थलू बांड है, तो लोगों को कंस्ट्रक्शन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक मैं आपको बीच में टीसीपी इसी की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे किसी का पुराना घर है, जैसे पुराना घर वो डिसमेंटल करके नया बनाता है, तो उस पे भी टीसीपी एक्ट लागू, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें सेटबैक एरिया छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एज जैसे ही है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी है ना, वो तो एक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले से कंस्ट्रक्शन है। मतलब 26 दिसंबर 2023 से पहले का जो भी घर निर्माण है, आप अगर उसने डिसमेंटल करना है तो आप वैसे बना सकते हैं। आपको सेटबैक एरिया जगह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसमें। ये है इसका। तो टीसीपी में जैसे टीसीपी एक्ट लग गया है, तो कई लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बट आपने बताया कि जैसे थड़ू बांध है हमारे, तो वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, कई केसों में हम देख रहे हैं। तो अब उनके लिए आगे का रास्ता क्या रहेगा? उनके लिए देखो, एक इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं। अगर किसी व्यक्ति ने घर बनाना है डोमेस्टिक पर्पज के लिए, मतलब घर के लिए, या कोई होम स्टे बनाना है, वो भी डोमेस्टिक पर्पज में, इसमें कुछ मतलब विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई है, कुछ छूट दी गई है। छूट इसमें ऐसी है, अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई घर बना रहा है कोई डोमेस्टिक पर्पज के लिए, उस पूरी की पूरी बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया का मतलब है पूरा का पूरा उसकी बिल्डिंग का एरिया, कितना एरिया बना, अगर वो एरिया आपका 600 स्क्वायर मीटर से कम है, तो उसकी परमिशन आपको पंचायत देगी, आपको 600 स्क्वायर मीटर से नीचे का। हाँ जी, पंचायत, हाँ जी, ये मतलब एनेक्चर जो 8 है इनका, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अच्छा, ये कंडीशन उन्होंने, यस, उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, मतलब रियायतें छूट दी है। अगर ये है तो आपको पंचायत देगी, और साथ ही साथ अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए कोई बना रहे हैं, अगर उसका पूरा का पूरा एरिया, बिल्डिंग का एरिया 100 स्क्वायर मीटर से नीचे आता है, तो उसको भी पंचायत आपकी परमिशन देगी। अच्छा, उसके लिए टीसीपी की, उनको टीसीपी के ऑफिस जाने की आपको जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर इससे ज्यादा एरिया आता है, तो आपको परमिशन मिलेगी टीसीपी ऑफिस एट मंडी में मिलेगी, जो हमारा जेल रोड है, जेल रोड में इनका ऑफिस है। वहां से आपको पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको उसकी परमिशन मिलेगी। एक कमेटी गठित हुई थी, और उसके अध्यक्ष होंगे आप, तो आपको उन्होंने क्या जिम्मेवारी दे रखी है? एक्चुअल में जो कमेटी, अब इन्होंने पंचायतों को तो कोई ट्रेनिंग इन्होंने दी नहीं है कि आपने क्या देखना है, क्या नहीं करना है। कैसे? अब पंचायतों को क्या पता क्या है, पंचायत तो इतनी क्वालिफाइड भी नहीं है टीसीपी का देखें। फिर उसके ऊपर हमने उनसे डिस्कस करके हमने क्या किया, कमेटी बनाई है। जैसे लोग ना एनओसी के लिए अप्रोच करते हैं, अब लोग भी सच्चे, लोगों को भी परेशान है, लोग भी अपनी जगह ठीक है। अब पंचायतों को खुद नॉलेज नहीं है, सपोज करो इनको ट्रेन नहीं किया गया है, तो आगे वो लोगों को क्या ट्रेन करेंगे, क्या बताएंगे। तो फिर इसमें हमने एक कमेटी बनाई है, जिसका मतलब जो अध्यक्ष प्रधान है, इसमें वार्ड मेंबर्स भी है, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ होता है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जेईज है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, पंचायत सेक्रेटरी भी इसमें इन्वॉल्व है। लोग एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें दिख जाती है। जैसे सेटबैक एरिया देखा जाएगा उनका, जो भी एनेक्चर 8 के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो देखी जाएगी। अगर वो चीज़ें सारी फुलफिल है, तो पंचायत उनको एनओसी दे देती है। और एनओसी का प्रोसेस क्या रहता है वैसे? एनओसी में सबसे मालूम मेरा कमर्शियल, मैं होटल या होम से कुछ चला रहा हूँ, तो प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस एक तो आपको नक्शा चाहिए, मैप, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आपका लैंड पेपर, लैंड पेपर में आपका ततीमा आ गया, पर्चा, जो भी पर्चा, नकल जमाबंदी जिसको हम बोलते हैं, पर्चा वो आ गया। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन, ठीक है। एक अपने फाइल कवर में डालिए, एप्लीकेशन लिखिए, ये चीज़ें मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, और मेरे को इसके लिए एनओसी चाहिए। और एनओसी मिलती कब है? एनओसी का जैसे आपको एप्लीकेशन जैसे पंचायत में दे देते हैं, तो उसके बाद जो कमेटी है उसको फैक्ट्स को पूरी वेरीफाई करेगी, फील्ड में भी जाएगी। अच्छा, हाँ, फील्ड में जाएगी विद टेक्निकल विंग, सारे टेक्निकल स्टाफ जाएगा। फिर वो देखेंगे
एज पर आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है या आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो सारा का सारा उनके टीसीपी के नॉर्म्स के नियमों के हिसाब से बन रहा है, तो आप वो कमेटी उसकी सिफारिश कर देती है कि इनको एनओसी दे दी जाए। और हमने एनओसी दी है लोगों को, ऐसे नहीं 3-4 केसों में अभी तक हमने एनओसी इसको पंचायत की तरफ से दे दी है, बट वो दिए सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद। एनओसी आपसे ले ली, उसके बाद मेरे को टीसीपी ऑफिस जाने की जरूरत है मंडी? अच्छा, एक और चीज, सपोज करो आपने कोई होम स्टे बनाना है, घर आपने बनाना है, कुछ भी होम स्टे बनाना है, आपने क्या करा, आपने पंचायत से ले ली एनओसी, ठीक है जी। अब अल्टीमेटली आपने कोई होम स्टे बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन भी तो होना है, कल को रजिस्ट्रेशन भी होना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा आपका? टूरिज्म ऑफिस में होगा। पंचायत ने एनओसी आपको जारी कर दी है, तो आप चले गए टूरिज्म ऑफिस में। अब टूरिज्म ऑफिस ये बोलता है जो आपका मोहाल है, जो आपकी बरोट पंचायत के जो आपके थुजी ढांगन बरोट जो आपके 3 मोहाल है, ये आता है टीसीपी में, मतलब साडा में आता है, अंडर टीसीपी के साडा में आता है। तो आपको टीसीपी की भी एनओसी चाहिए। अच्छा, ये बोलता है टूरिज्म। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टीसीपी ऑफिस में, आप बोलेंगे कि मेरा ये था, मैंने पंचायत से ये एनओसी ले लिए, तो मैंने अब इसका पंजीकरण करना है। पंजीकरण कहाँ करना है? अपना टूरिज्म में। मैं सिंपल शब्दों में, ताकि लोगों को समझ आए। अल्टीमेटली हमारा इसका पॉडकास्ट का मतलब लोगों को समझ आना चाहिए ना। तो फिर वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन वहाँ देंगे। तो फिर टीसीपी क्या करता है, वो एक डे फिक्स करता है, यार हमने फलाने दिन वहाँ जाना है, डेट देता है, बरोट में जाना है, फलाने बंदे ने एनओसी के लिए अप्लाई करा है और इसने रजिस्ट्रेशन करना है, और पंचायत ने ये एनओसी इनको दे दी है। वो भी फील्ड में आते हैं फिर 2 बार आप बोल रहे हैं। यस, वो भी फील्ड में आएंगे, वो भी देखेंगे कि हाँ सेटबैक एरिया ओके, एवरीथिंग इज ओके। जब ठीक हो जाएगा तब वो आपको एनओसी रिलीज करें। आप ये कह रहे हैं कि स्पेशली 2 डिपार्टमेंट से वेरीफाई होगा? यस, सबसे पहले तो आपको लोकल पंचायत में, आफ्टर दैट आपको टीसीपी से एनओसी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वो आपको, जैसे टीसीपी ऑफिस वालों आए, इंस्पेक्शन करी उन्होंने, फील्ड में आए तो उन्होंने इंस्पेक्शन करी, सब कुछ ठीक है, जिस तरह से था जो नियम, उन्होंने अपना एनओसी रिलीज कर दी। फिर बाद में आपने सारे दस्तावेज आपने अपना अप्लाई कर दिया इसके लिए। धरातल में तो लोगों को यार समस्या तो आ रही है ना, बहुत ज़्यादा, खासकर जमीन प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही। इवन मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बोलूँगा लोगों को, सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये बोलूँगा, अभी भी समय दूर नहीं है। मैंने पहले भी बोला था यूनिटी, एक होना पड़ेगा, यूनिटी, और अब भी बोल रहा हूँ एकता विद जागरूकता, ये इकट्ठे होकर इसका आप या तो विरोध करिए या तो हमें थड़ू बांध से हमें रिलीफ दिलाइए, तभी हो सकता है। यस, वी आर नॉट अगेंस्ट टीसीपी, हम टीसीपी के भी अगेंस्ट नहीं है, वो भी एक हम माननीय न्यायालय के भी अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट जो लोगों की समस्या है वो तो सॉर्ट आउट होनी चाहिए ना जी, वो तो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, नहीं तो इस हिसाब से कुछ बनेगा नहीं बनेगा, क्या करेगा, नए कंस्ट्रक्शन में बहुत दिक्कत है, क्या करे, क्या कर सकता है बंदा। ठीक है जी, हम एनओसी की बात कर रहे थे। अब कुछ एक दोस्तों का कहना था कि एनओसी के टाइम पे पंचायतें पर्ची काटती या ये कुछ ऐसे पैसे लिए जाते हैं, वो हर पंचायत में हमने देखा है, तो वो किस पर्पस के लिए या क्या उसका वो पूरा? उसका मैं एक सिंपल सी बात बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूँ मैं। सपोज करो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल चला गया, मैंने जी अपना फर्स्ट एड का वो बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है डॉक्टर से, ये मेडिकल बनाना है, हाँ कुछ भी वट एवर, जो मेडिकल बनाना है या कुछ भी लेना है, या कुछ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेनी है 14-15 दिन की। जब उनका सर्टिफिकेट डॉक्टर रिलीज करते हैं तो वहाँ स्टाफ क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा रेड क्रॉस की पर्ची होती है वहाँ पर, हाँ रेड क्रॉस की पर्ची होती है, तो क्या करता है, चाहे 50 रुपये की होती है 100 रुपये की होती है, ठीक है, पर्ची काटता है, पैसे देते हैं और पर्ची आपको दे देते हैं। वो रेड क्रॉस क्यों काटता है? रेड क्रॉस का वो जो पैसा होता है वो लगता है जैसे कोई कैंप लगाना है, कोई विकलांग व्यक्ति है, एम्बुलेंस है ना जी, एम्बुलेंस है, कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, कोई किसी को व्हीलचेयर देनी है, ट्रेनिंग, हाँ वो करनी है, वहाँ वो पैसा लगता है। दैट मीन्स वो पैसा कहाँ लगा, हमारा पैसा घुमा फिरा के कहाँ लग रहा है, हमारे ऊपर लग रहा है। नहीं, इसका कोई मापदंड है?
किसका? कि भाई कितना पैसा, कितने की पर्ची कटनी? हाँ, इसका मापदंड है। अच्छा, यस, वो उनकी इसका, तरफ हाँ, से होता है। ये डिपेंड्स करता है, मापदंड है। तो इसी तरह से जब पंचायत से मान लो कोई एनओसी दी जाती है जी, तो पंचायत भी कुछ रेवेन्यू के तौर पर इस पैसे को वो करती है, क्या बोलते हैं, काट लेती है। जी, तो वो पैसा भी पंचायत के संचालन के लिए ही लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पंचायत में आ गए, जी, आपने एक परिवार नकल के लिए अप्लाई किया, जी, सेक्रेटरी आपको प्रिंट करके दे रहा है, जी, परिवार नकल प्रिंट करके प्रिंट दे के रहा है, चार्जेस, तो प्रिंट में पेपर लग रहा है, इंक इंक लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। इंटरनेट लग रहा है, बिजली लग रही है, तो वहां पर ये चीजें सारी खर्च होती है। अच्छा, हाँ, ये चीजें हैं। मतलब ये जो पैसा लोगों का पैसा लिया जाएगा, एक मतलब मापदंड बने हुए हैं, भी इतना लिया जाएगा, वो पैसा अल्टीमेटली घुमा फिरा के लोगों के ऊपर ही यूज होता है। ये चीजें हैं। राइट, ठीक है जी। एनओसी के बारे में आपने बहुत अच्छी क्लियरिटी दी और जो चार्जेस हैं वो भी आपने बहुत क्लियर तरीके से समझाया। प्रधानमंत्री आवास न्यूज़ आ रही है आजकल की, इतने अलॉट होते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे। तो आपकी पंचायत में अभी तक कितने घर अलॉट हो चुके हैं?